हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 अप्रैल 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो प्रमुख हेडिंग यहाँ पर बनाई गई है वो है कि दिल्ली से विपक्ष का वार, मेरठ से पीएम का प्रहार। देखिए, लगभग 7-8 महीने पहले बने विपक्षी गठबंधन इंडी की दूसरी संयुक्त बैठक यानी कि दिल्ली जो आप कह सकते हैं रैली, दिल्ली में एकजुटता दिखी रैली में। यह स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि आयोजन भले ही आम आदमी पार्टी ने किया हो, लेकिन इस मंच से नेतृत्व किसी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए मंच के बैकग्राउंड पर किसी नेता की फोटो नहीं लगाई गई। एक स्वर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर मैच फिक्स करने का आरोप लगाया। चुनाव आयुक्त पर भी परोक्ष उंगली उठाते हुए कहा गया कि इस चुनाव मैच में रेफरी उनके तय किए गए हैं। पिछले जो विपक्षी खिलाड़ियों को समान मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए। एक सुर में जनता से मोदी सरकार को हटाने का आह्वान किया गया और 5 मांगें रखी गई हैं। 5 मांगों में चुनाव आयोग को समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। आयोग को जांच एजेंसी की जो बलपूर्वक की जाने वाली कार्रवाई है उसे रोकनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई की जाए। विपक्ष का आर्थिक रूप से गला घोटने की कार्रवाई रोकी जाए और बॉन्ड से भाजपा को मिले चंदे की जांच के लिए एसआईटी बने। तो ये सब मांगे रखी गई थी। रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इस लोकतंत्र बचाओ रैली में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा समर्थन देखने को मिला। मंच पर मौजूद नेताओं ने केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम लिया गया, लेकिन हर नेता के पास अपने कुछ दर्द भी थे। मसलन राहुल और खड़गे आए तो इनके लिए कांग्रेस को आयकर नोटिस ज़्यादा बड़ा मुद्दा था। लगभग 20,000 की भीड़ के बीच सोनिया गांधी तो नहीं बोली, लेकिन प्रियंका ने गठबंधन की ओर से 5 मांगे रखी हैं। राहुल ने लोकसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग बताया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि आयकर के नए नोटिस से कांग्रेस की देनदारी हुई 3,567 करोड़ रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। पार्टी को आयकर विभाग से नया नोटिस मिला है। इसमें वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए करीब 1,745 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई है। नए नोटिस के बाद कांग्रेस की कुल आयकर देनदारी हो गई है 3,567 करोड़ रुपए। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर लगभग 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा था। अगर हम ताज़ा नोटिस की बात करें तो 2014-15 यानी कि 663 करोड़ रुपए, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित है। आयकर विभाग ने आयकर की धारा 13A के तहत मिलने वाली छूट निरस्त कर कांग्रेस की पूरी आय पर कर लगाने का फैसला किया है, लेकिन मेघा इंजीनियर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 626 करोड़ रुपए नगद लेने के कारण राजनीतिक दलों को आयकर से मिलने वाली छूट कांग्रेस को नहीं मिली है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत रत्न सम्मान, देखिए आप पिक देख रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को रविवार को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से नवाजा है। पूरे देश में कच्चा तीवू द्वीप बनेगा भाजपा का चुनावी मुद्दा। कच्चा तीवू द्वीप के जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी संसद और रैली में उठा चुके हैं, अब वह आरटीआई के माध्यम से इन पुष्ट तथ्यों के साथ सामने आए हैं कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही भारतीय द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। अरुणाचल प्रदेश और चीन जैसे मुद्दे उठाकर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करती रही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विरुद्ध भाजपा अब इसे पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनाएगी। पहले तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत की एकता अखंडता को कमजोर करना कांग्रेस के काम करने का तरीका है। फिर मेरठ की रैली में भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने भारत माता के अंग को काट दिया है।
यह मुद्दा दक्षिण भारत की राजनीति में विशेष रूप से गरमाया। इसमें भी तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक को यह असहज कर सकता है, क्योंकि वह इस द्वीप का मुद्दा उठाती रही है और वह कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में है। अब ये मुद्दा है क्या, ये जान लेते हैं। ये कच्चा तीवु द्वीप श्रीलंका के नेदुनतीवु और भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित है। यह द्वीप रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दूर है। आज़ादी के बाद भी यह द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका इस पर लगातार अपना दावा ठोक रहा था। रिपोर्ट से सामने आया है कि 1974 में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर 2 बैठकें हुई। इसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कच्चा तीवु द्वीप औपचारिक रूप से श्रीलंका को सौंप दिया गया। तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि को कच्चा तीवु पर अपना दावा छोड़ने के भारत के फैसले से अवगत कराया। इसका विरोध तमिलनाडु में होता रहा, क्योंकि यह तमिलनाडु और सटे राज्यों के मछुआरों के अधिकारों पर कुठाराघात था। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। 2008 में जयललिता सरकार ने भी केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, संविधान के तहत कार्य करें राज्यपाल जस्टिस नागरत्ना। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना ने निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों की अनिश्चितकाल तक राज्यपालों की मंजूरी नहीं मिलने के प्रति आगाह किया है। इस सिलसिले में उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े मामले को राज्यपालों की अति सक्रियता का एक और उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है कि किसी राज्यपाल की कार्रवाई को विचार के लिए संवैधानिक अदालतों के सामने लाया जाए। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इसलिए राज्यपालों को हर हाल में संविधान के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि अदालतों के सामने इस तथ्य की मुकदमेबाजी कम हो। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। इस पर पहला आर्टिकल लिखा गया है कि निराश करती आंदोलन से उपजी राजनीति। देखिए, पवित्र उद्देश्यों के साथ आरंभ किए गए आंदोलनों से उभरी राजनीति में जब आंदोलन के मूल्य तिरोहित होने लगते हैं तो लोक मानस निराश हो उठता है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ उमेश चतुर्वेदी द्वारा। यहाँ पर बताया गया कि पिछली सदी में इंदिरा गांधी की तानाशाही को उखाड़ फेंकने वाला जेपी आंदोलन जब चरम पर था, तब उस आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण को चंद्रशेखर ने एक चिट्ठी लिखी थी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उस पत्र की चर्चा कम ही हुई है। उस चिट्ठी में चंद्रशेखर ने आंदोलन में शामिल हुए लोगों के बारे में कहा था कि वे व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे सत्ता के लिए आ रहे हैं। चंद्रशेखर ने यह भी चिंता जताई थी कि भविष्य में वे लोग अपनी अपनी जातियों के नेता साबित होंगे। जेपी आंदोलन से उभरे नेताओं की राजनीति को गहराई से देखें तो पाएंगे कि चंद्रशेखर की चिंता कितनी सही थी। आज़ादी के दूसरे आंदोलन के बाद देश ने इन नेताओं की व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उस आंदोलन के नायकों ने व्यवस्था परिवर्तन के बजाय पहले से जारी राजनीतिक व्यवस्था में ही खुद को खपाकर उसी परंपरा को जारी रखा जिसके लिए वे कांग्रेस की आलोचना करते थकते नहीं थे। जेपी आंदोलन के नायकों की यहाँ चर्चा को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आखिर इसका संदर्भ क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीति और उनके नायक आंदोलन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी निजी राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए करते हैं? आंदोलनों के दौरान गला फाड़ कर वे जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं, क्या वह सिर्फ ताकत हासिल करने का जरिया ही होता है? आज की युवा पीढ़ी जेपी आंदोलन के बाद पैदा हुई है, लिहाजा वह जेपी आंदोलन और उसके नैतिक दावों की साक्षी नहीं रही है। जेपी आंदोलन में शामिल रही पीढ़ी अब भी है।
आज भी युवा पीढ़ी ने साल 2011 में शुरू हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को देखा है। फरवरी 2011 में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आह्वान के दौरान तमाम दिग्गज जुटे। तब देश में राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और 2G घोटाले की गूंज सुनाई दे रही थी। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सफल आंदोलन चला चुके अन्ना हजारे के नेतृत्व में उस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तब ऐसा माहौल बना था कि अब तो देश से भ्रष्टाचार खत्म होकर रहेगा। अन्ना हालांकि राजनीति का रुख करने के खिलाफ थे, लेकिन तब उनके शिष्य रहे अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया ने अन्य साथियों के साथ मिलकर नई किस्म की राजनीति का वादा करते हुए राजनीतिक दल का गठन किया। आंदोलनों के सफल होने के बाद जन आकांक्षाएं उफान पर होती हैं। जनता आंदोलनकारियों के दिखाए सपनों को अक्सर सच मान लेती है। जेपी आंदोलन के बाद की राजनीति हो या अन्ना आंदोलन के बाद उभरी राजनीति या फिर असम के छात्र आंदोलन के बाद हुए चुनाव, लोकमानस खुले दिल से उन लोगों के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने अपने आंदोलन के उद्देश्य को जमीनी हकीकत बनाने का सपना दिखाया। व्यवस्था बदलने के साथ ही राजनीति में परिवारवाद की समाप्ति आंदोलन से उपजे दलों का घोषित उद्देश्य रहा है, लेकिन जेपी आंदोलन से उपजे कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी आकंठ भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबे मिलेंगे। अक्सर आंदोलन व्यापक और पवित्र उद्देश्यों के साथ खड़े होते हैं। जब इन्हीं आंदोलनों से उभरी राजनीति आंदोलन के मूल्यों को तिरोहित करने लगती है तो लोकमानस निराश होने लगता है। इससे आंदोलन विरोधी माहौल बन जाता है। यही वजह है कि जब ऐसे आंदोलन का नायक गिरफ्तार होता है तो लोकमानस में वैसा उबाल नहीं दिखता जैसा उसके आंदोलनकारी रहते वक्त उनके समर्थन में उठता था। तो क्या मान लिया जाए कि आंदोलन से उभरी राजनीति से उम्मीद बेमानी है? आंदोलनकारी राजनीति की परिणति तो कम से कम यही सोचने को विवश कर रही है। स्वच्छ हवा पानी सबसे बड़ी चुनौती। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड की एक संस्था IQAir ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार बिगड़ती हवा के मामले में भारत 134 देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान है। भारत के मुकाबले इन देशों की आर्थिक कमजोर है ये देश। इस कारण वहाँ वायु प्रदूषण की समस्या होना समझ में आता है। लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यानी ताकत बनकर उभर रहे भारत की हवा की यह दुर्दशा चिंतित करती है। आने वाले समय में जब देश विकसित होगा उस स्थिति में यहाँ हवा की स्थिति की बस कल्पना ही कर सकते हैं। हालांकि विकसित देश बनना चुनौती है, पर अब शुद्ध हवा पानी उससे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हवा में PM 2.5 सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, लेकिन अपने देश में इसका स्तर 10 गुना ज़्यादा है यानी कि 50 से ऊपर पाया गया है। यह आंकड़ा बांग्लादेश में 89 और पाकिस्तान में 73 है। प्रधानमंत्री के अनुसार जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वायु गुणवत्ता सुधार या फिर जो G20 में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी, वे अब इस आंकड़ों के अनुसार धता बताए जा रहे हैं। विकसित बनने के साथ साथ स्वच्छ और सुंदर रहना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह उतना ही महत्व रखता है। आज दुनिया भर के आंकड़े एक ही तरफ इशारा करते हैं कि PM 2.5 का स्तर आने वाले समय में हम सबके लिए सबसे घातक होने जा रहा है। हम इस विषय पर टुकड़ों टुकड़ों में चर्चा करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी हमें। देश में हर वर्ष दीपावली, होली आदि त्यौहार या फिर पराली जलाने के समय हम खूब चर्चा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। इस क्रम में सरकारों को ही कोसने का कार्य करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण हम प्रदूषण के मामले में दुनिया में लगातार टॉप कर रहे हैं। दरअसल हम अभी भी प्रदूषण के मूल कारणों से बहुत दूर हैं। साफ है कि अगर हमने आज सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में देश में 2 बड़ी समस्याएं सबसे विकराल रूप लेने वाली हैं। एक पानी का संकट, दूसरा प्राणवायु। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात तो यही है कि प्राण बचाने के लिए यही पहली आवश्यकताएं हैं। अब जिस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं वे सही प्रबंधन के अभाव में हैं और भी बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सोचना होगा कि हम मात्र जहान बचाने की जो चिंता है उसकी चिंता ना करें, साथ ही अपनी जान बचाने की भी चिंता करें, जो कि एक गंभीर विषय है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज की। अब सिर्फ ई फॉर्मेट में मिलेगी नई बीमा पॉलिसी।
बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। IRDA के नए नियम के अनुसार सभी बीमा पॉलिसियां 1 अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसियां केवल इलेक्ट्रॉनिक यानी ई फॉर्मेट में ही जारी करेगा। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसी धारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की जाएगी। पॉलिसी धारकों के पास फिजिकल फॉर्मेट में पॉलिसी लेने का विकल्प भी रहेगा। इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। पॉलिसी धारक पुरानी पॉलिसी को भी डिजिटल फॉर्मेट में बदलवा सकेगा। डिजिटल बीमा खाते में पॉलिसी धारक की सभी पॉलिसियां दिखाई देंगी। कर्ज देने वाले अवैध ऐप पर शिकंजा कसेगा RBI। RBI कर्ज देने वाले अवैध ऐप की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि देश में कर्ज देने वाली अवैध ऐप तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें जो प्रस्तावित एजेंसियां डिजिटल ऋण देने वाले ऐप का सत्यापन करेंगी और सत्यापित ऐप का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाएंगी। जिस ऐप पर DIGITA के सत्यापन का निशान नहीं होगा उन्हें अनाधिकृत माना जाएगा। इससे डिजिटल क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी और उन्होंने कहा कि ये एक पारदर्शिता का माध्यम भी होगा जिससे लोगों का पैसा बचाया जा सके। 1 वर्ष में पूरी हो GST संबंधी जांच। GST के क्षेत्रीय अधिकारियों को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। उन्हें पहली बार वस्तुओं सेवाओं पर शुल्क लगाने के लिए भी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के केंद्रीय GST अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार जब एक करदाता की जांच राज्य GST और DGGI अधिकारी कर रहे हैं तो प्रधान आयुक्त इस संभावना पर विचार करेंगे कि करदाता के संबंध में सभी मामलों को एक कार्यालय द्वारा आगे बढ़ाया जाए। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर जिसमें युद्ध है, उसको स्किप करेंगे। इंटरनेशनल पेज पर न्यूज़ है, पाक वैश्विक शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करना चाहता है, शहबाज ने ये बोला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आश्वासन देते हुए कहा कि इस्लामाबाद वैश्विक शांति और क्षेत्रीय समृद्धि के समन्वय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन के साथ काम करना चाहता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है। शरीफ का यह बयान बाइडेन के लिखे पत्र के बाद आया है। शरीफ ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पहल का स्वागत करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के डॉन अखबार के हवाले से विशेषज्ञों ने कहा है कि बाइडेन के पत्र में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सत्ता संभालने या चुनाव में जीत के लिए बधाई नहीं दी गई है। चलिए, तो ये आज का यानी 1 अप्रैल 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।